नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। ख़ास खबर ख़ास नज़र कार्यक्रम में आज एक बार फिर बात बॉलीवुड की। कल तक की गुमनाम अभिनेत्री पायल घोष ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। कश्यप ने सारे आरोपों को गलत बताया है। कश्यप का जो रिएक्शन आया है वो इस बात का संकेत देता है कि कश्यप इस सारे एपिसोड को अपने खिलाफ किसी बड़ी साजिश की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। वैसे बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि पायल जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रही हैं वो करीब 6 साल पुराना बताया गया है। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या वाकई इंडस्ट्री का माहौल इतना ख़तरनाक है कि किसी अभिनेत्री की 6 साल तक अपने साथ हुए गलत की शिकायत करने की हिम्मत न हुई हो। एक फैक्ट और वो ये कि इस विवाद के बाद कल तक की गुमनाम अभिनेत्री पायल आज हर तरफ सुर्खियों में है। हो सकता है कि आरोप सही हो, लेकिन पुराने कई घटनाक्रम ये बताते हैं कि इस तरह के आरोप बहुत आसानी से पब्लिसिटी पाने का ज़रिया बन जाते हैं। यह भी बिल्कुल बात सही है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए कई लोगों ने इस तरह के कंप्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन हर कोई समझौता करके ही आगे बढ़ पाया हो, ऐसा भी तो नहीं है। इन्हीं सवालों और फैक्ट्स के बीच हम आज करेंगे इस मामले की तफ्तीश कि कहीं यह भी तो तोहमत की कीमत पाने की कोशिश नहीं है। वैसे हम साफ कर दें कि मामले में किसी को गलत या सही बताने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम बस मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं। अब इस एपिसोड में एक नए किरदार की आज ही एंट्री हुई है। एक रूपा दत्ता, आप उन्हें शायद उतना ही जानते होंगे जितना पायल के बारे में पहचानते होंगे, क्योंकि उन्हें भी नाम और शोहरत कोई इंडस्ट्री में नहीं मिला। लेकिन रूपा दत्ता ने भी अनुराग के ख़िलाफ़ आज शिकायत की है और यही कहा है कि भाई मेरे साथ भी उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। कुल मिलाकर बात ये कि मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। वैसे अगर बॉलीवुड के लिहाज से देखें, होता तो हॉलीवुड में भी है, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है पूरी इस फिल्मों वाले माहौल के बीच में, जहाँ कंट्रोवर्सी जो रहती है वो अक्सर पब्लिसिटी का ज़रिया बन जाती है। फिर वो चाहे कोई अदाकार हो, अदाकारा हो, संगीतज्ञ हों या किसी भी तरीके से इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों। और ख़ास तौर से बात ये कि किसी फिल्म को पब्लिसिटी, शोहरत दिलाने का भी कंट्रोवर्सी यहाँ पर बहुत बड़ा ज़रिया बन चुकी है। ये प्रयोग कई लोग इसका करते हैं, जिसे साजिश भी कहा जाना चाहिए, और ये प्रयोग अक्सर सफल हो जाते हैं। बात शुरू करते हैं 1979 से, 1989 से। अब उस समय एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसका टाइटल था दो शिकारी। आज की डेट में अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो, और ज़रा भी आप संजीदा किस्म की या वास्तव में आप किसी कहानी वाली फ़िल्म को देखना पसंद करते हैं, तो आप अपना निराशा आपके हाथ लगेगी, यार क्या फ़िल्म देखने बैठ गए। लेकिन आपको पता है, दो शिकारी फ़िल्म अपने समय सनसनी मचाने वाली साबित हुई थी। न फिल्म में कहानी, न किसी तरीके की कोई अदाकारी, न कोई इतना महान कोई प्रयोग जो इस फिल्म को मील का पत्थर बना दे, बावजूद इसके लोग इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़े। वजह बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिल्म के रिलीज से पहले पहले दावा किया गया कि फिल्म का एक सीन शूट करते दौरान उस समय के जो अभिनेता थे विश्वजीत, उन्होंने तब की अपकमिंग एक्ट्रेस रेखा, जो बाद में जिन्होंने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हिंदी फिल्मों में, तो कहा गया कि विश्वजीत ने इस फिल्म की शूटिंग करते समय एक सीन में रेखा के साथ वाकई लिप लॉक कर लिया, उन्हें किस कर लिया। बस ये चर्चा बाहर आई और लोग उतावले हो गए इस फिल्म को देखने के लिए कि ये फिल्म देखनी अगर इसमें ऐसा हुआ हो तो ये इस तरीके की घटनाओं की शुरुआत थी। इसके बाद में एक फिल्म आई फूल और पत्थर, ओपी रलन साहब ने इसका निर्माण किया। तो ओपी रलन यूँ तो कुछ हटकर फिल्में बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन फूल और पत्थर एक फार्मूला मूवी थी जिसको जब आप देखने बैठते हैं तो आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि भाई अब आगे इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है।
और फिर रलन ने तो इसका टाइटल वो फूल और पत्थर जो किया था उसमें सब साफ समझ गए थे कि भाई एक कोई सॉफ्ट हार्ट वाला कैरेक्टर होगा और एक कोई पत्थर दिल शख्स होगा और उनके बीच में एक बैलेंस कायम किया गया होगा। लेकिन फिर भी फूल और पत्थर जमकर चल गई, खूब चल गई फिल्म। उसकी वजह ये कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान ये प्रचारित किया गया, जो चैनल्स वगैरह, सॉरी माफ़ कीजिए, जो अखबार थे तब चैनल तो होते नहीं थे, उन्होंने खूब प्रचारित किया। मैगजीन्स ने बहुत कहा कि भाई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी जो इसके मुख्य किरदार हैं उन दोनों के बीच में एक क्या बोलते हैं इंटीमेसी डेवलप हो गई थी, प्रेम डेवलप हो गया था उनके बीच में और उनका बड़ा रोमांस बड़ा जम के चल गया। अब इस चर्चा ने फूल और पत्थर को भी सुपरहिट फिल्म बना दिया। और वैसे यहाँ चीज़ बता दें कि मीना कुमारी को भी कभी अगर आप उनकी कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो बातचीत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से किया, जो उन्होंने जयमाला कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए रेडियो पर जो पेश किया था, मीना कुमारी ने हमेशा अपने आप को न सिर्फ पर्दा बल्कि पर्दे से अलग भी एक ट्रेजिडी क्वीन के रूप में लोगों के सामने पेश किया और ये उनकी शोहरत का बहुत बड़ा कारण बन गया, बहुत बड़ी वजह बन गया। मीना कुमारी ने हमेशा ये बताया कि किस कदर उन्होंने दुश्वारियों के बीच में ज़िंदगी बिताई है, किस कदर एक ऐसे परिवार से आई जहाँ उन्हें पसंद नहीं किया जाता था, किस कदर एक ऐसे शोहर को कमाल अमरोही जो थे उनके साथ वो रहीं जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, कैसे ज़िंदगी में उन्हें प्यार के नाम पर ठोकरें मिली, धोखे मिले। तो मीना कुमारी ने इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा अपनी इस्तेमाल किया, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया। पाकीज़ा फिल्म जब बन के आई, कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मीना कुमारी की आखिरी फिल्म है वो। तो जब पाकीज़ा फिल्म रिलीज़ होकर आई तो उसके लिए बड़े बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी उसके लिए नहीं रखी गई। केवल ये हुआ कि भाई पाकीज़ा एक बहुत ही शाहकार एक बन के आ रहा है, माइलस्टोन एक बनकर आ रहा है हिंदी फिल्मों का, और उसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। मीना कुमारी की अदायगी का कोई जवाब नहीं। पाकीज़ा फिल्म रिलीज़ हुई और फ्लॉप हो गई, लेकिन उसका रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों बाद में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इस लाफानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत को कमाल अमरोही ने भुनाया और ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई और आज उसकी गिनती इस देश के बॉलीवुड की चुनिंदा बहुत ही उत्कृष्ट फिल्मों में की जाती है। यश चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, हल्की फुल्की रोमांटिक मूवीज़ बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने एक समय पर बड़ा एक बहुत ज़ोरदार दांव खेला। दांव ये था कि वो वक्त था जब ये कहा गया था इंडस्ट्री में कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में काफ़ी इंटीमेसी अफेयर उनका चल रहा है, उनका प्यार बड़े चरम पर है, घरों में जो है अमिताभ के बड़ा है इसके लुक का तनाव है। तो उसी सब के बीच में यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म बना दी जिसमें वाकई उन्होंने अमिताभ और रेखा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना, और ये फिल्म जो है सुपर हिट आ गई, सुपर डुपर हिट साबित हो गई, क्योंकि उसको लोग इस बात के लिए टूट पड़े कि यार अमिताभ की लाइफ में जो चल रहा है रियल लाइफ में, वही रियल लाइफ में यश चोपड़ा दिखाने जा रहे हैं। अब एक फिल्म आई थी जितेंद्र हेमा मालिनी की, एक मूवी थी मेरी आवाज़ सुनो। उस फिल्म में ये कुछ दिन बाद उसका रिलीज़ होने के, जब रिलीज़ हुई तो एक नॉर्मल ओपनिंग थी उस फिल्म की, औसत दर्जे की उसकी कमाई हो रही थी। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ कि कुछ लोग इस फिल्म के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि साहब इस फिल्म में देश के जो राजनेता हैं उनको बहुत ही गंदा दिखाया गया, उन्हें तस्कर दिखाया गया, उन्हें अय्याश दिखाया गया है, उन्हें बिल्कुल देशद्रोही दिखाया गया है। ये इस तरीके का फिल्मों में अपनी तरीके का पहला प्रयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस फिल्म के कुछ सीन कुछ दिन बाद काट दिए जाएंगे। इस चीज़ को, इस फैक्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस फिल्म के कुछ सीन कुछ दिन बाद काट दिए जाएंगे, जिन टॉकीज़ों में फिल्म लगी थी उन लोगों ने इसको प्रचारित किया, अखबारों में छपाया, और मेरी आवाज़ सुनो देखने के लिए कि इसके सीन कट जाए उससे पहले उसको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इस फिल्म ने ज़बरदस्त बिजनेस किया। संजय दत्त जिस वक्त ड्रग्स के मामले में, जिस वक्त हथियारों के मामले में फंसे थे, तब उनकी इस इमेज को सुभाष घई ने खलनायक फिल्म बना के जम के बुनाया। और आपको पता है इस तरीके की नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या फ़ायदा हुआ। संजय दत्त की एक फिल्म थी जीवा, वो फिल्म बनी और उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्होंने ख़रीदने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था बहुत ही घटिया फिल्म है, न इसमें स्टोरी है, ना संजय दत्त को एक्टिंग आती है, ना कुछ होता है, इसको हम लेके करेंगे क्या। जीवा की रीलें जो थी, जीवा फिल्म की जो रीलें थी वो वाकई कूड़ेदान में एक तरीके से डाल दी गई थी। लेकिन जैसे ही संजय दत्त की कंट्रोवर्सी हुई, खलनायक फिल्म सुपरहिट हो गई कंट्रोवर्सी के चलते, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जीवा के ध्यान है, उन्होंने उसको ख़रीद लिया और उसको ख़रीद कर रिलीज़ कर दिया और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया, क्योंकि संजय दत्त उस समय चर्चा में थे। लोग उन्हें इतना उनके लेकर इतनी कंट्रोवर्सी थी कि लोग उसके चलते उनकी फिल्म देखने के लिए चले गए। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। एक फिल्म है एक छोटी सी लव स्टोरी, एक्चुअली एक ये क्या बोलते हैं इतालवी मूवी थी, स्मॉल लव स्टोरी उसका इंग्लिश में नाम था, उसकी नकल थी ये फिल्म। शशि लाल के नायर ने इस फिल्म को बनाया था।
ये फिल्म बहुत ही औसत दर्जे की थी, बहुत ही औसत किस्म की थी। लेकिन क्या हुआ कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के करीब एक हफ़्ते पहले इसकी अभी जो अभिनेत्री थी मनीषा कोइराला, जो नेपाल के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और हिंदी फिल्मों में उन्होंने लंबी पारी खेली है, तो मनीषा कोइराला ने मीडिया के सामने आके आरोप लगाया कि भाई शशिलाल के नायर ने जो है इस फिल्म में कुछ ऐसे अश्लील दृश्य रखे हैं जिनमें मैं नहीं हूँ, किसी और लड़की को मेरी तरह रखा गया है, लेकिन वो किरदार मेरा ही दिखाया गया जिससे मैं बड़ी हर्ट हूँ, जिससे मैं बड़ी दुखी महसूस कर रही हूँ। और साहब उन्हीं सीन्स को देखने के लिए टॉकीज़ों में ऐसी भीड़ उमड़ी जैसी कि मनीषा कोइराला की किसी और फिल्म को ओपनिंग मिली ही नहीं थी। भीड़ उमड़ पड़ी इसको देखने के लिए, सिर्फ उस लोगों के मन में कौतूहल था कि शशिलाल के नायर ने किया क्या आखिर ऐसा यार, आखिर क्या सीन ऐसा रहा होगा। एक जो स्वाभाविक जो मानव स्वभाव रहता है उसका बॉलीवुड इस तरीके से फ़ायदा उठाता चला आया है। आप दीपा मेहता को लीजिए, केतन मेहता ने कुछ अच्छी फिल्में बनाई हैं जिनमें होली एक उनकी फ़िल्म है, मिर्च मसाला उनकी एक फ़िल्म है, लेकिन इन दो फिल्मों के चलते केतन मेहता जो है अपने आप को एक बहुत स्थापित नहीं कर पा रहे। तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जब उन्हें एक चैलेंज और था कि उन्हें अपनी पत्नी जो है क्या बोलते हैं दीपा शाही मेहता को भी बॉलीवुड में इस्टेब्लिश करना था। तो उन्होंने दीपा मेहता को लेकर एक फ़िल्म बनाई, उसका टाइटल था माया मेम साहब। इस फिल्म के लिए प्रचारित किया गया कि साहब इसमें बहुत ही बोल्ड सीन दिए हैं दीपा मेहता ने, और तमाम चीज़ें इस तरीके की पूरे उसको दिखाया गया कि कैरेक्टरलेस औरत है वो, और उसने बहुत ज़्यादा इसमें बोल्ड सीन दिए। और यही वजह रही कि इस फिल्म इस कदर चल गई टॉकीज़ों में जब इसको रिलीज़ किया गया कि जिसकी मुझे लगता है कि केतन मेहता ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें इस तरीके से सफलता मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर जो बात लगती है, अगर हम अपने मूल विषय पर भी लौट कर आते हैं, अगर हम पायल की बात करते हैं जिन्होंने अनुराग कश्यप पे ऐसे आरोप लगाए हैं, तो कई बार ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि 6 साल के बाद अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, 6 साल के बाद मुंबई जैसी जगह पर बैठे हुए, मुंबई जहाँ की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से भी बेहतर मानी जाती है, वैसी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अगर आप 6 साल तक अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को लेकर अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो कई सवाल उठते हैं। और सवाल उठने के साथ ही लोगों के मन में ये भी आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये कानून का दुरुपयोग हो रहा हो। उसको हर तरीके की बातें लोगों के दिमाग में आ रही हैं। भोपाल से जुड़े मॉरिस लाजरस जो हैं उन्होंने थिएटर में काफ़ी काम किए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से उनका सीधा जुड़ाव रहा है, मुंबई से उनके कनेक्शंस रहे हैं। एक संगीतकार के तौर पर भी मॉरिस लाजरस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इस मामले में अनादि टीवी ने मॉरिस से जानना चाहा, और मॉरिस ने जो कुछ भी कहा उसे बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सही और बहुत नपे तुले अंदाज में इस मामले के दोनों पक्षों को सामने रखने की कोशिश की है। तो आइए सुनिए मॉरिस लाजरस का इस बारे में क्या कहना है। ये पायल घोष और अनुराग कश्यप का विवाद चल रहा है अभी, उस पर मेरा ये कहना है कि भले ही कभी भी किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हुआ है या उसका कुछ शोषण हुआ है या जो भी हुआ है तो उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये क्यों ना हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था हो कि या तो कोई ना तो कोई उस कानून का दुरुपयोग कर सके और ना ही कोई महिला ये कहे जिससे कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगे कि इसने पहले ये बात क्यों नहीं उठाई। समाज को आज इतना जागरूक होने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों का इतना असर तो कम से कम पड़े कि कोई महिला के, पहली बात तो यह है कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पे इस तरीके का शोषण ही ना हो, और यदि होता है तो उस महिला में इतनी हिम्मत हमारे समाज के द्वारा भर देनी चाहिए कि वो तुरंत उसका प्रतिकार करे और अपना विरोध दर्ज करे। और साथ ही मैं बराबर ये कहना चाहूंगा कि इसका कानून का और इस सुविधा का कहीं दुरुपयोग ना हो कि अपने फायदे के लिए कोई किसी को फंसाने के लिए इसका उपयोग करे। प्रॉपर जांच हो, कानून का पालन हो और जो दोषी है उससे बख्शा ना जाए। आपने सुना मॉरिस लाजरस को। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके के जो कानून, और अब तो हमारी पूरी सोसाइटी में दुर्भाग्य से कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें समझ में आता है कि किसी कानून विशेष का गलत तरीके से अपने हक में और किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक बात आती है तो जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि इस तरीके के जो आरोप होते हैं, इस तरीके के जो स्कैंडल्स होते हैं, वो कई बार जो नेगेटिव पब्लिसिटी के ज़रिए किसी को बड़ा बहुत ज़्यादा माइलेज देने की वजह बन जाते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं, एक पुराना वाक़या है। नीना गुप्ता आजकल
उनको दोबारा कुछ रोल मिलने लगे हैं। बधाई करके एक फिल्म अभी वो आई हैं, इसके अलावा कुछ और एडवर्टीजमेंट्स मिलने लगे उनको। लेकिन ये तब की बात है जब नीना गुप्ता एक युवा अभिनेत्री हुआ करती थी और आर्ट मूवीज़ में ही उनको कुछ रोल मिला करते थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका से वो हमेशा वंचित रहीं। उसी दौरान अचानक क्या हुआ कि नीना गुप्ता के जो जो मैनेजर्स रहते हैं या जो भी उनका जो ग्रुप रहता है, उसने ये प्रचारित करवाया कि नीना गुप्ता जो हैं वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े जो क्रिकेट प्लेयर थे विवियन रिचर्ड, उनकी बच्ची की माँ बनने वाली हैं। और साहब नीना जो है उस समय बहुत ही साधारण अभिनेत्री, मतलब साधारण तौर पर उनको लिया जाता था, बहुत फेम नहीं था उनका, बहुत स्टार वैल्यू नहीं थी, लेकिन नीना पूरे हिंदुस्तान में उस समय एक झटके में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी टाइप की बन गई वो। इसके बावजूद कि भाई उनकी शादी नहीं की विवियन रिचर्ड से, बावजूद उसकी बच्ची की माँ बनने वाली हैं, तमाम चीज़ें। अखबार जो है टूट पड़े उस अस्पताल में जहाँ पर उनके नीना ने एक बच्ची को जन्म दिया था, वहाँ से वो क्या बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल के ले आए जिसमें लिखा था कि मदर नीना गुप्ता, फादर विवियन रिचर्ड। नीना को इससे खूब पब्लिसिटी मिली। कंगना रनौत का जो अभी हम ताज़ा तरीन जो मामला देख रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है कि इस कदर पब्लिसिटी उनको मिल चुकी है कि वो ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई महिला कलाकार है तो कंगना रनौत ही है इस समय पर। सारा खान है, भोपाल की लड़की हैं, छोटे मोटे मॉडल का उनका रोल मिला करता था सारा खान, लेकिन एक समय कम से कम 2 महीने के लिए सुपरस्टार की हैसियत में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस शो में जो है एक लड़के से शादी की बात कह दी थी और कहा था कि हम शादी करेंगे वो करेंगे, और सारा जो है सिर्फ इस कंट्रोवर्सी के चलते काफ़ी दिन तक चर्चाओं में बनी रही थी। तो अब एक जानवी कपूर नाम की एक लड़की, अगर आपको याद हो, ये हम इनकी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी की बात नहीं करें, जानवी कपूर नाम की एक लड़की हुआ करती थी। उसने क्या किया कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने अपने हाथ की नस काट कर जान देने की कोशिश की। दावा किया कि अभिषेक बच्चन उससे शादी कर चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो अब ऐश्वर्या राय से शादी कर रहे हैं। और जानवी कपूर कम से कम 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने वो क्या बोलते सुर्खियाँ बटोर ली, वो मुकाम बटोर लिया मीडिया में, जो सारी ज़िंदगी में सामान्य तरीके से रहती तो नहीं ले पाती। उत्सव फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी शशि कपूर की, तो उसको लेकर खूब प्रचारित हुआ कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा हॉट सीन है, इसमें बहुत ज़्यादा अश्लील दृश्य हैं। और ये वजह रही कि उत्सव जब रिलीज़ हुई तो कई दिन तक लोग जो है उसको, जो लोग कला फिल्में नहीं देखते थे, आर्ट मूवीज़ नहीं देखते थे, पैरेलल सिनेमा से जो दूरी बना के रखते थे, वो तक उत्सव जैसी फिल्म देखने चले गए थे। और कहा यह भी जाता है कि जो पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ था, जो मूल नाम पद्मावती थी, उस फिल्म के विरोध ने ही उसको इतनी ताकत प्रदान की कि संजय लीला भंसाली की एक ऐसी जो मामूली कृति थी उसको भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई। उसे भी लोगों ने बहुत टूट कर देखा, उन्हें लगा कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, आखिर इस चीज़ के पीछे राज क्या है। ये फिल्म जगत का हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को रातों रात शोहरत दिला सकता है, जो किसी भी चीज़ को इतनी पब्लिसिटी दिला सकता है जो आमतौर पर कराने के लिए मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बावजूद कई लोग उस पब्लिसिटी से वंचित रह जाते हैं। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले मुकेश आदित्य ने क्राइम पेट्रोल सीरियल में काम किया है, वो क्राइम अलर्ट प्रोग्राम में भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड से भी जुड़े रहे हैं, और मध्य प्रदेश में शूट हुई फिल्म स्त्री जो थी श्रद्धा कपूर की, उसमें जो कास्टिंग से लेके और लोकेशंस के हिसाब तक मुकेश आदित्य का बड़ा महत्वपूर्ण उसमें रोल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कहानियाँ भी लिखते हैं, वो फिल्मों से जुड़ी हुई कहानियाँ। मुकेश आदित्य से हमने इस बारे में बात की और हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर वो इस सारे पायल वाले एपिसोड को, पायल घोष के एपिसोड को किस नज़रिए से देखते हैं। तो मुकेश ने जो कहा वो सुनिए। फिल्म इंडस्ट्रीज इतनी भी खतरनाक नहीं है कि आप अपने साथ हुए किसी अत्याचार को बता भी ना सके। ये अलग बात है कि इंडस्ट्रीज में शोषण होता है, समझौते होते हैं, और केवल महिलाओं के साथ नहीं होते, ये पुरुषों के साथ भी होते हैं। अगर आज हम अनुराग कश्यप और पायल घोष वाली बात करें तो यहां साफ दिखता है कि आज पायल घोष सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में यकीनन बहुत सारे समझौते कराए जाते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा आज लड़कियां काम पाने के लिए
खुद बहुत सारे ऑफर देती हैं, खुद बहुत सारे समझौते करने के लिए तैयार रहती हैं। जब तक आपके पास रोजगार है, जब तक आपको दाम मिल रहा है, नाम मिल रहा है, काम मिल रहा है, तब तक तो आप सब तरह के समझौते कर लोगे, अपने आप को सब तरफ से पेश कर दोगे। जिस दिन आपके साथ कोई ऐसा मुद्दा हुआ, आपको काम मिलना बंद हो गया या आप बेरोजगार हुए, तो बस इस तरह के मुद्दे उठाने आप लोगों ने शुरू कर दिए। ये इंडस्ट्रीज में। लेकिन एक बात और भी है कि ऐसे विवादों से मिली शोहरत की उम्र लंबी नहीं होती, क्योंकि हर कोई ऐसे लोगों से बचना चाहता है। आप पूनम पांडे का एग्जाम्पल ले लीजिए, सीक्रेट फिल्मों के हीरोइन हैं। राखी सावंत, जिन्हें कभी भी एक ढंग की भूमिका नहीं मिली। मल्लिका शेरावत, जिनको कि फिल्मों में तमाम लटके झटकों के बावजूद, तमाम खुद को एक्सपोज करने के बावजूद, कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बावजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें तवज्जो नहीं दी, और इसका असर यही हुआ कि आखिरी मल्लिका को फिल्में मिलना बंद हो गई। पूजा बेदी, जो कबीर बेदी के और प्रतिमा बेदी की बेटी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा था, उनकी एक फिल्म आई थी पहली, विश कन्या। विश कन्या के पहले पहले पूजा बेदी ने इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे, इतने अपने एक्सपोज करने वाले फ़ोटो दिखाए थे कि ऐसा लगा था कि ये लड़की अगर इंडस्ट्री में अगर आ गई तो पूरी की पूरी जो है कई दिनों तक इसी का सेंसेशन रहेगा। लेकिन पूजा बेदी भी तमाम अपनी कोशिशों के बावजूद कुछ फिल्मों तक ही सीमित होकर रह गई। एक थी ऋचा शर्मा, संजय दत्त की जो वाइफ थी, जिनका बाद में कैंसर से दुखद निधन हो गया। ऋचा शर्मा ने भी अपने आप को एक्सपोज करने के दम पर फिल्मों में जगह बनाने की, कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के दम पर फिल्मों में जगह बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको इन मारों में सफलता नहीं मिल सकी। सनी लियोनी का भी यही हाल हुआ है। तो होता क्या है कि कंट्रोवर्सी आपको एक मुकाम ज़रूर प्रदान कर सकती है, कंट्रोवर्सी आपको एक जगह तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसके बाद का सफ़र आपको अपनी क्षमता के आधार पर तय करना पड़ता है। कई लोग जो क्षमतावान होते हैं इस चीज़ में आगे निकल जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी दोस्ताना। अब जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कि प्रचारित किया गया, फिल्म तो खैर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, लेकिन प्रचारित किया गया कि भाई इस फिल्म को लेकर कई लोगों ने इस बात को समझ लिया कि प्रियंका चोपड़ा जो हैं वो लेस्बियन हैं, इसलिए लोग उनके पास तमाम किस्म के फ़ोन करके उनको चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। प्रियंका ने क्या किया कि इस कंट्रोवर्सी से जो इस चीज़ से जो उनको शोहरत मिली थी, उसके आगे अपनी एक्टिंग और अच्छी फिल्मों के सिलेक्शन के दम पे आगे बढ़ती चली गई और उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा भी मिला। लेकिन शिल्पा शेट्टी का अगर आपको याद होगा, रिचर्ड गेरे वाला केस हुआ था। रिचर्ड गेरे हॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत महान अभिनेताओं में उनकी गिनती होती है। रिचर्ड गेरे कार्यक्रम के सिलसिले में मुंबई आए हुए थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने शिल्पा शेट्टी को किस कर लिया था। उसके बाद से शिल्पा को इस कदर पब्लिसिटी मिलने लगी थी सारे कांड को, लेकिन बावजूद उसके हुआ है कि शिल्पा को फिल्में ज़्यादा नहीं मिल पाई, उनके अंदर उतनी अभिनय क्षमता शायद वो डेवलप नहीं कर पाई किस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। और यहाँ एक फैक्टर और भी पूजा घोष से जुड़े मामले, पायल घोष से जुड़े मामले में अगर हम करें कि यदि बॉलीवुड इतना ही ख़राब होता तो हर दिन मुंबई में काम चाहने वाली लड़कियों की भीड़ नहीं बढ़ती चली जाती। और जो फिल्म सितारे विवादों से परे रहे जिन्होंने, वो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने लंबी और सफल पारी खेली है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं हमेशा सफलता की गारंटी नहीं हो पाती हैं। और उसमें क्या है कि जैसे सनसनी के अलावा और भी कई प्रयोग होते हैं, वहाँ पर किसी एक छोटी सी घटना को बड़ा बता देना कि साहब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ था। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, दो शिकारी नाम की फिल्म के साथ एक बहुत ही सफल प्रयोग हो गया था, लेकिन हर जगह ऐसा सफल नहीं रह पाता है, हर जगह ऐसा कामयाब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे सब की रोशनी में एक बात बहुत अहम हो जाती है कि पायल घोष ने जो भी अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है, उसमें कई सवाल अभी भी अनुत्तरित रह जाते हैं कि आप 6 साल तक आप कैसे इस चीज़ पर चुप रह जाते हो। और यही एक बात उभर कर सामने आती है जो ये लगता है कि कहीं ये किसी कानून के दुरुपयोग की कोशिश तो नहीं है, कहीं ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बीते 3 दिन के अंदर अंदर पायल घोष ने वो नाम और वो सुर्खियां हासिल कर ली हैं जो बीते 6 साल में जिसका 2% भी उनके खाते में नहीं आ पाया था। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि तोहमत की कीमत वाला अगर ये मामला है तो फिर आज हम अभी हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही गलत है। लेकिन हाँ,
अगर अनुराग कश्यप ने वाकई ऐसा किया है, जो कि एक और दूसरी एक गुमनाम सी अभिनेत्री ने सामने आकर कश्यप पर आरोप लगाया है, तो वाकई इस मामले की पूरी संजीदगी से जांच होनी चाहिए और इसका सच सामने लाया ही जाना चाहिए। अब इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।